7,000 करोड़ एक, 7,000 करोड़ दो, तभी फिर एक आदमी कहता है 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ एक, 10,000 करोड़ दो, 20,000 करोड़। ये आवाज़ दीवानसी की थी, क्योंकि अभी भी दीवानसी को एनकरेज किया था कि वो नागराज वालिया की प्रॉपर्टी का ऑक्शन करे। ये आवाज़ जैसे ही नागराज वालिया ने सुना, उसके कान खड़े हो गए। जो अपने नीलामी की वजह से टेंशन और गुस्सा में एक तरफ खड़ा हुआ था, चारों तरफ देखने लगा। जब सामने उसने अबीर के साथ बैठी दीवानसी को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बाद में उसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। अबीर सिंह ओबरॉय, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने बर्बादी को बुलाया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नागराज वालिया ने जब दीवानसी को देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दीवानसी अभी तक जिंदा है। उसने दीवानसी को अपने हाथों से मारा था, फिर वो जिंदा कैसे हो सकती है? वो अपने सेंस में तब वापस आया जब उसकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो चुकी थी। उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो उसने धोखे से कमाया था, वो सब के सब नीलाम हो चुकी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उसके घर के। 20,000 करोड़ की आगे किसी ने कोई बोली नहीं लगाई थी, क्योंकि किसी के पास इतना बजट ही नहीं था। ऑक्शन खत्म होते ही सब लोग वहां से निकलने लगे। दीवानसी ने अपने आप को भी संभाल लिया था। वो अब किसी से भी नहीं डरती थी, क्योंकि उसके साथ अभीर था। एक टाउन हॉल से निकल ही रहे थे, तभी पीछे से नागराज वालिया ने अभीर को आवाज लगाई। अभीर वहीं रुक गया। नागराज वालिया अभीर के पास जाकर कहता है, अभीर सिंह ओबरॉय, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तू तू कैसे बच गई? जैसे भी बची हो, लेकिन इस बार मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि दोबारा इस दुनिया में आना नहीं चाहेगी। तभी अभी उसकी कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, खबरदार जो दोबारा से इस तरह की बात की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब तुम सड़क पर आ चुके हो, और जो तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा घर अभी तुम्हारे पास ही है, तो ये गलत फहमी छोड़ दो। क्योंकि उस दिन जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था तो साथ ही तुमने अपने घर के पेपर पर भी साइन किया था। अब तुम सीधा सीधे कहे तो बर्बाद हो चुके हैं, और जो तुम्हारी वाइफ और सो कॉल्ड बेटी है वो भी सड़क पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी हेल बना कर रखूंगा। नागराज वालिया, तुमने मेरी दीपांशी को चोट पहुंचाई थी ना, मैं तुम्हें ना जीने दूंगा और ना ही मरने दूंगा। ये कहकर अबीर अपनी कार की तरफ जाने लगता है। तभी नागराज वालिया अपनी कमर से बंदूक निकाल कर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली चला पाता उससे पहले ही किसी और ने उस पर गोली चला दी थी। एक तरफ से अधीर राजवंशी ने चलाया था और दूसरी तरफ से दीवानसी। दीवानसी मुड़कर जा ही रही थी तो नागराज वालिया को बंदूक निकालते हुए दीवानसी ने देख लिया था, और उसने बहुत फुर्ती से अबीर की कमर से बंदूक निकाल कर नागराज वालिया पर चला दी थी। दीवानसी की गोली जाकर नागराज वालिया के हाथ में लगी थी और अधीर की गोली उसके पैर में। अधीर यहाँ पर नागराज वालिया की प्रॉपर्टी के ऑक्शन के लिए आया था। अधीर के असिस्टेंट ने जब उसे नागराज वालिया की सच्चाई बताई थी, कैसे उसने उसके पिता को मारा है, कैसे उनके पिता के पीठ में छुरा घोंपा है और कृतिका के पेरेंट्स को मिसगाइड किया, जिसकी वजह से अधीर और कृतिका के पेरेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन अधीर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और बाद में तोड़ दिया था। ये बात अब भी इस बात के बारे में अभीर से बात करना चाहता था, लेकिन उन्हें सही से समय नहीं मिल पाया था। और आज जब नागराज वालिया की प्रॉपर्टी का ऑक्शन था तो अधीर खासकर उसकी प्रॉपर्टी के ऑक्शन के लिए ही आया था। लेकिन जब उसने देखा कि अभीर की वाइफ दीवानसी इसकी बोली लगा रही है तो उसने कुछ नहीं बोला और पीछे हट गया। और नागराज वालिया को गोली चलाते हुए उसने भी देख लिया, और अधीर भी नागराज वालिया पर गोली चला दी थी। अभीर नागराज वालिया से कहता, अब ऐसे ही तुम तड़प तड़प कर मरोगे, जिस तरह से तुमने मेरे रैबिट को तड़पाया है। अब दोबारा कभी तुम अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाओगे। और अभीर ने भी नागराज वालिया के एक पैर पर गोली चला दी। अधीर और अभीर दोनों वहां से निकल गए। राजवंशी विला। अधीर ऑक्शन से सीधा अपने विला आता है। अधीर कुछ दिनों से बहुत परेशान था, क्योंकि उसने जब से कृतिका से बताया था कि वो कृतिका को अपने पैरों पर खड़ा करके उसे खुद से अलग कर देगा। ये बात सुनकर कृतिका ना कभी हंस रही थी और ना ही अधीर से ठीक से बात कर रही थी, और ना ही सही से अपना दवा खाना खा रही थी। इस बात से अधिक अधीर बहुत टेंशन में था। समझ नहीं आ रहा था कि कृतिका को वो कैसे ठीक करे, क्योंकि कृतिका की चुप्पी अधीर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कृतिका को ऐसे गुमसुम नहीं देख सकता था। भले ही अधीर कृतिका को मुझसे दूर करना चाहता था, लेकिन अब वो कृतिका से बहुत प्यार करने लगा था। शायद वो उसके बिना रह भी नहीं सकता था, लेकिन वो कृतिका को अपने पास रखकर उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। और कृतिका उससे दूर रहकर खुश नहीं रह सकती थी। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों वो क्या डिसीजन ले।
क्या वो कृतिका को खुद से हमेशा के लिए दूर कर दे या उसे अपनी ज़िंदगी बना ले? अधीर ऊपर कमरे में जाता है तो कृतिका बेड पर आराम से फैलकर बेखबर सो रही थी। उसका मासूम चेहरा बिल्कुल किसी परी की तरह दिख रहा था। अधीर कृतिका में पूरी तरह खो जाता है। वो अपने सेंस में तब आता है जब कृतिका करवट बदलकर अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेती है। अबीर अपने मन में ही सोचता है, मैं वही करूँगा जो तुम्हारे लिए सही होगा। वो अपने बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था और इन बातों को याद कर रहा था जब वो अस्पताल में था। तब उसने कृतिका से कहा था कि आइंदा से ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना। वैसे भी तुम अच्छे से पढ़ लिख लो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, उसके बाद तुम सेटल हो जाना। मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ये बात सुनकर कृतिका रोने लगी। कृतिका की आंखों से ही लगातार आंसू बह रहे थे। अधीर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ क्या हुआ? अधीर के पूछने के बाद भी जब कृतिका रोना बंद नहीं करती तो अधीर उसे डांटते हुए कहता है, चुप करो। अब तुमने जरा सा भी रोया ना तो देखना तुम। अधीर की डांट सुनकर कृतिका और रोने लगती है और कहती है, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे कहीं सेटल नहीं होना, मुझे आपके साथ रहना है। आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। और तब से कृतिका बिल्कुल चुप चुप रहती है और ये चुप्पी अधीर को बहुत खल रही थी। अधीर ग्लास को फर्श पर पटक देता है और बाहर से बाहर निकल जाता है। शाम के समय मुंबई के सबसे बड़े 5 स्टार होटल सनराइज को मिहिर के डैड ने बुक किया हुआ था। आज महक की हल्दी थी। हॉल को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करवाया था। चारों तरफ लाइट, हाथ स्टिकर और एक सॉरी का बोर्ड भी लगा हुआ था। लेकिन उस बोर्ड को मिहिर ने वेटर से कहकर कवर करवा दिया था। अभी होटल में तैयारियां चल रही थी। ओबराय विला, देवांशी, गौरी, आयशा और सोना को ब्यूटिशियन तैयार कर रही थी। आज सोना ओबराय फैमिली की बहू बनकर जाने वाली थी। दादाजी, दादी और शंकर और रियांश हॉल में बैठे थे। दादी रियांश का कान पकड़कर उसे खींच रही थी और उसे डांट रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुमने मेरी बहू को नौकरानी बना दिया। रियांश दादी से अपना कान छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और सॉरी बोल रहा था। दादी, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब से जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। सॉरी दादी, अब तो आप मुझे माफ कर दीजिए। कितने दिनों से मैं आपसे छिप रहा हूँ और आज आपने मेरा क्लास लगा ही दिया। प्लीज दादी, मुझे माफ कर दीजिए। रियांश दादी के सामने अपना मासूम चेहरा करके देखता है तो दादी रियांश की कान को छोड़ देती है। अच्छा ठीक है, छोड़ देती हूँ, लेकिन आइंदा से कभी ऐसी हरकत मत करना। अधीर और रुद्र भी ऑफिस से आ चुके थे। फंक्शन पर जाना था तो रुद्र अभीर को इंसिस्ट करके जल्दी घर ले जाता है। दादी अभीर को देखकर कहती है, आओ बच्चों बैठो। अब तक दिवांशी, गौरी, आयशा और सोना भी तैयार होकर नीचे आ जाती है। उन चारों को देखकर चारों की नजरें अपनी बालियों पर टिक जाती है। चारों बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। चारों ने येलो कलर का लहंगा चोली पहना हुआ था। सोने और चांदी की तारों से कढ़ाई किया हुआ था और डायमंड चढ़ा हुआ था, जिससे उनका लहंगा और भी खूबसूरत दिख रहा था। चारों ने येलो कलर की आर्टिफिशियल फूलों से बने हुए ज्वेलरी को भी कैरी किया हुआ था। चारों किसी परी से कम नहीं लग रही थी। रियान सोना को पहली बार ऐसे देख रहा था जैसे उसमें समा रहा हो। सबकी नजरें बहुत गहरी थी। तभी दादी की आवाज आई, अच्छा बच्चों, तुम सब आगे हो तो मुझे तुम लोगों से बात करनी है। लेकिन दादी की बात कोई नहीं सुन रहा था। जब दादी ने देखा कि अभी रुद्र, शंकर, रियांश की चारों की नजर अपनी अपनी बीवियों पर है तो अपनी तेज आवाज में कहती है, बच्चों, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। दादी की आवाज सुनकर सब अपने सेंस में आते हैं। आज मैं तुम सबको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। ये सुनकर सबका ध्यान दादी पर चला जाता है कि दादी आखिर क्या सरप्राइज देने वाली है। अब मेरे तीनों बच्चों को तो शादियां हो गई है। अब बचा शंकर, मैं इसकी भी अब शादी कर कर अपनी चिंता से मुक्त होना चाहती हूँ और इसके लिए लड़की मैंने पसंद कर ली है। आज मिहिर की फंक्शन पार्टी में लड़की का नाम भी अनाउंस हो जाएगा। दादी की बात सुनकर शंकर और गौरी दोनों शॉक हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दादी आज शंकर की शादी के बारे में कुछ डिस्कस करेगी। शंकर दादी से कुछ कहना चाहता था, दादी मुझे मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन दादी शंकर की कोई बात नहीं सुनती और शंकर की बातों को इग्नोर कर देती है। बच्चों, तुम लोग अब तैयार हो गए हो तो जाओ, हम लोग भी आते हैं, दादी जी कहकर वहां से चली जाती है। शंकर पीछे से दादी को आवाज लगाता है, लेकिन दादी कोई रिप्लाई नहीं करती। गौरी अपना उदास सा चेहरा बनाकर शंकर को घूर रही थी, लेकिन शंकर भी बेचारा क्या करता। दादी ने तो उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया। शंकर अभीर की तरफ देखता है। अभीर कहता है, मैं दादी से बात करता हूँ। राजवंशी वाला। कृतिका सोकर उठ चुकी थी। आज भी वो बहुत उदास थी, लेकिन उसकी नजरें अधीर को ढूंढ रही थी। लेकिन अधीर उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। तभी कृतिका के पीछे किसी ने गन पॉइंट कर दिया। अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर कृतिका बहुत डर जाती है, लेकिन उसने अभी तक अपनी आंखें बंद नहीं की थी। फिर एक भारी सी आवाज आती है, मैंने कहा अपनी आंखें बंद करो।
डरकर कृतिका अपनी आंखों को बंद कर लेती है। पीछे कोई और नहीं, अधीर था। अधीर ने अपने हाथों के 2 उँगलियों को रखकर ही कृतिका को डराया था। अधीर कृतिका को अपनी बाहों में उठाकर बाहर गार्डन में आता है। गार्डन का व्यू बहुत ही अच्छा था। शाम का समय था और हल्का डूबता हुआ सूरज अपनी-अपनी रोशनी बिखेर रहा था। आज गार्डन को बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। गुलाब की पंखुड़ियों को फैलाया हुआ था। चारों तरफ गुब्बारे थे। बीच में एक टेबल लगा हुआ था जिस पर ड्रिंक और कुछ खाने की चीज़ थी। एक रोमांटिक डेट की तरह लग रहा था। अधीर कृतिका को नीचे उतार दिया जहाँ पर उसने गुलाब की पंखुड़ियों से रास्ता बनाया हुआ था। अधीर कृतिका को अपनी भारी आवाज में कहता है, अपनी आंखें मत खोलना, और उसे धीरे धीरे टेबल के पास ले जाता है। कृतिका को अपने पैरों के नीचे रुई के जैसे मुलायम लग रहा था, जैसे वो बादल पे चल रही हो। अपनी आंखें खोलो, अधीर इस बार अपनी आवाज में कहता है। कृतिका जैसे ही अपनी आंखों को खोलती है उसके सामने कोई भी नहीं था। लेकिन जब उसने गार्डन को देखा तो उसका मन बहुत खुश हो गया। चारों तरफ गुब्बारे, फूल, खुशनुमा माहौल। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच है। उसे लग रहा था कि वो नींद में है और वो कोई ख्वाब देख रही है। तभी कृतिका को एक आवाज सुनाई देती है, कृतिका। ये आवाज अधीर की थी जो अपने घुटनों के बल कृतिका के सामने बैठा हुआ था। ये देखकर कृतिका बिल्कुल शॉक हो गई। आप ऐसे क्यों बैठे हैं कृतिका? मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैंने तुम्हें जब से अपने साथ रखा है सिर्फ तकलीफ और दुख दिया है। उन सब तकलीफों के लिए मुझे माफ कर दो। किसी और की गलती की सजा मैंने तुम्हें दी, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। मैंने तुम्हें कितना चोट पहुंचाया, तुम्हें डराया, फिर भी तुम हमेशा मेरे साथ रही। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करके तुम्हें सेटल कर दूंगा। तुम खुश रहोगी क्योंकि तुम मेरे पास रहोगी। तो मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा और मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकता, इसीलिए मैं तुम्हें खुद से दूर कर रहा था। लेकिन मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना रहने की ताशरात करना भी मेरे लिए नामुमकिन है। आई लव यू कृतिका। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनकर कृतिका को लग रहा था कि वो अभी बेहोश हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अधीर ने कृतिका को प्रपोज किया था, कृतिका ने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो तो शॉक में थी। उसने क्या सुन लिया? क्या ये सच है या कोई ख्वाब? उसे यकीन तब हुआ जब उसने खुद को पिंच किया। वो बहुत खुश हुई और खुशी की मारी कूदने लगी, चिल्लाने लगी, बच्चों की तरफ उछलने लगी, जैसे किसी बच्चे को इसका पसंदीदा चीज मिल गया हो। ये मासूमियत देखकर अधीर को और उस पर प्यार आ रहा था। लेकिन तभी कृतिका के पैर सिल्प हो गए, लेकिन वो गिर पाती उससे पहले ही अधीर ने उसे संभाल लिया। अधीर और कृतिका एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। काफी देर बाद कृतिका ने अपने आप को संभाल कर अधीर को बहुत टाइटली हग कर लिया। मुझे भी आपके बिना नहीं जीना है, मुझे भी आपके साथ ही जीना है। आई लव यू टू। सनराइज होटल में गेस्ट आ गए थे। अब कुछ खास गेस्ट बाकी थे। तभी कारों का काफिला होटल के सामने आकर रुकता है, जिसमें से बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं और सब चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और सबके लिए रास्ता बनाने लगते हैं। अबीर की फैमिली सब कार से बाहर निकल कर होटल के अंदर आ जाते हैं। अबीर, मानसी, साथ में आयशा, रुद्र और रियांश, सोना साथ में थे। लेकिन गौरी दादी के साथ ही शंकर भी दादाजी के बगल में चल रहा था। उनका वेलकम करने मिस्टर बजाज आए। दादाजी और दादी के पैर छुए अब और अबीर से हैंडशेक किया और उनसे बात करने लगे। तभी होटल के बाहर एक और कार रुकती है। ये कार महक की फैमिली की थी। उस कार से महक के डैड और महक अपनी मॉम के साथ बाहर आती है। मिस्टर बजाज एक्सक्यूज़ कहकर गेट की तरफ चले जाते हैं और महक की फैमिली को रिसीव करके उनका वेलकम करते हैं। सारे गेस्ट की नज़र बस कुछ लड़कियों पर ही थी। लड़कों की तो सांसें ही बंद हो गई थी, जैसे आसमान की परियां उतर आई हो। दीवानजी बहुत ही मासूम और सुंदर दिख रही थी। बाकी सब भी बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। महक ने भी येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था, लेकिन शंकर और गौरी की हालत ख़राब थी। जब से दादी ने शंकर की शादी की बात की थी तब से वो बहुत टेंशन में था। उसने अभीर से कहा भी था, लेकिन दादी ने अभीर को भी इग्नोर कर दिया था। अभीर शंकर से कहता है, मैं फिर से दादी से बात करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। लेकिन अभीर दादी से जब भी बात करना चाह रहा था तो दादी उसकी बात को इग्नोर कर देती। लेकिन अभीर हार ना मानते हुए कहता है, दादी बस कीजिए, मुझे इग्नोर करना। मुझे आपसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी है। आप शंकर के लिए कोई और लड़की ढूंढे उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि शंकर गौरी को चाहता है और वो उसी से शादी करना चाहता है। तो दादी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है और मैं किसी और लड़की को ढूंढ नहीं रही हूँ। उसके लिए मैंने गौरी को ही चुना है। मुझे उसने बताया नहीं, इसकी सज़ा उसे तो मिलेगी ना। और हाँ, तुम भी शंकर को कुछ भी नहीं बताना। जब मैं अनाउंस करूँगी तो उसे खुद पता चल जाएगा। और अगर वो पूछे तो कह देना कि दादी ने मना कर दिया, दादी ने खुद लड़की देख ली है। अब वो उसी लड़की को मना नहीं कर सकती। ये बात सुनकर अभीर को शौक लगा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और जब वो शंकर के पास गया तो शंकर ने उससे पूछा कि दादी ने क्या कहा, तो अभीर ने दादी की कही हुई बात शंकर को बता दी। ये सुनकर शंकर का चेहरा उदास हो गया।
अब दादी को ढूंढ रहा था ताकि वो दादी के सामने अपनी गलती मानकर गौरी के बारे में बता दे, लेकिन दादी उसे कहाँ मिलने वाली थी। शंकर को जहाँ भी देखती दादी किसी से बात करने लग जाती या कहीं दूसरी जगह चली जाती। तब भी शंकर की नज़र कोने में खड़ी हुई गौरी पर गई जो अपने आंसू बहा रही थी। जब शंकर ने गौरी को उस हालत में देखा तो वो दौड़कर गौरी के पास गया और उसे समझाने लगा कि गौरी देखो, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गौरी कहाँ चुप होने वाली थी, वो तो बस अपने आंसू बहाए जा रही थी। मिहिर महक से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। महक इसकी बात सुनती तभी कई कार होटल के बाहर आकर रुकती है। उस कार से अधीर और कृतिका बाहर निकलते हैं। आज भी कृतिका ने मास्क लगाया हुआ था और उसने भी एक येलो कलर का गाउन पहना हुआ था और फूलों से बना हुआ ज्वेलरी कैरी की हुई थी। वो सिक्योरिटी से होते हुए होटल के रूम में के हॉल में आती है। मिस्टर बजाज दोनों का मुस्कुराकर वेलकम करते हैं। मिस्टर बजाज ने अधीर को भी इनवाइट किया था क्योंकि अधीर भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था और वो अधीर का फ्रेंड भी था। महक हॉल के बीचों बीच में खड़ी थी। तभी हॉल की लाइट ऑफ हो जाती है और जो सॉरी का बोर्ड कवर था वो भी हट गया था। लाइट की लड़ियाँ लटकी हुई थी जो बहुत ही रोमांटिक फील दे रही थी और मिहिर अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। महक, आज तक मैंने जो भी किया है उन सब के लिए सॉरी। मैंने तुम्हारा इंसल्ट किया, तुम्हारे प्यार को नहीं समझा और फिर तुम्हारे प्यार को कन्फेस कराने के लिए मैंने तुमसे शादी के लिए फोर्स किया, उन सभी के लिए सॉरी। आई लव यू महक, विल यू मैरी मी। महक की आंखों में आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिहिर उससे प्यार का इजहार इस तरह से करेगा और ऐसे सबके सामने प्रपोज करेगा। महक अपने आंसू को पोंछते हुए मिहिर को उठाती है और उसके गले लग जाती है। आई लव यू टू मिहिर, मैं तो तुमसे हमेशा शादी करना चाहती थी। तालियों का शोर चारों तरफ गूंज उठता है। हॉल की लाइट ऑन हुई तो दादी स्टेज पर खड़ी थी। प्लीज अटेंशन एवरीवन, आज मैं अपने बच्चों को बहुत बड़ी सरप्राइज देने वाली हूँ और ये सरप्राइज सबको बहुत पसंद आने वाली है। वैसे तो मेरे 3 बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, लेकिन धूमधाम से सिर्फ एक ही की हुई है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मिहिर के साथ साथ हमारे जो 4 बच्चे हैं उनकी भी शादियाँ हो जाए। 3 की तो दुल्हन है, लेकिन हमारा शंकर जो अभी भी कुंवारा है उसकी दुल्हन भी हमने ढूंढ लिया है। उसके साथ हम अपने शंकर की शादी करेंगे जो बिल्कुल ही सुलझी हुई और मासूम सी बच्ची है जिसका नाम है, उसका नाम गौरी है। ये नाम जैसे ही गौरी और शंकर ने सुनी उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। कहाँ परेशान थे कि पता नहीं दादी क्यों ऐसा कर रही है, लेकिन जब गौरी ने अपना नाम सुना तो ये से यकीन नहीं हो रहा था दादी ने शंकर के लिए उसे चुना है। फिर से तालियों का शोर होता है। उस शोर को शांत करते हुए दादी कहती है, रुकिए, एक और खुशखबरी देनी है आप सबको। हमारे एक मेहमान हैं जो अमेरिका से आए हैं, अधीर राजवंशी। वो भी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उन्होंने भी अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। उन्होंने अपने लिए एक सुंदर सी और भोली सी लड़की चुनी है जो उनकी ज़िंदगी को संवारेगी और उन्हें हमेशा खुश रखेगी, ताकि जब वो इंडिया से जाए तो अपने साथ खुशियाँ लेकर जाए, अपने साथ अपना जीवन साथी लेकर जाए। ये सुनकर तो कितनी सारी लड़कियों का दिल टूट चुका था। यही अबीर दादी को अपनी छोटी आंखों से देख रहा था। ये दादी को आज क्या हो गया जो ऐसे अनाउंस कर रही है? क्या इन्होंने मिस्टर राजवंशी से बात की है? लेकिन अधीर कंफ्यूजन में था। उसने शादी के लिए किसी से बात भी नहीं की थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन इसी की बात ठीक भी लग रही थी कि अब उसे भी अपनी और कृतिका के रिश्ते को पब्लिक कर देना चाहिए। अधीर को इस तरह कंफ्यूजन में देखा दादी अधीर के पास आई और उसे समझाते हुए कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की और जब तुम इंडिया आए हो तो वापस जाओ तो तुम खुशियों के साथ जाओ, ऐसे अकेले मत जाओ। दादी को ये पता नहीं था कि अधीर ने कृतिका से पहले ही शादी कर लिया है। अधीर भी ज्यादा कुछ नहीं सोचता और शादी की बात पे हाँ कर देता है और अपना सर हाँ में हिला देता है। दादी ने कहा, तुम्हें कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने पहले ही सबसे बात कर लिया है। अब हल्दी शुरू होगी। हल्दी की रस्म खत्म होने के बाद मेहंदी और उसके बाद कल सुबह तुम सबकी शादी है। कुछ देर में हल्दी की रस्म स्टार्ट हो गई। 6 दुल्हनों का एक साथ हल्दी लग रही थी। दादी गौरी के पास आकर उसके सर को सहलाते हुए कहती है, तुझे क्या लगा था तुम दोनों हमें नहीं बताओगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए। दादी अपने सभी बहुओं को हल्दी लिखाती है और सबको दुआएं देकर हट जाती है। होटल का माहौल बहुत ही गर्म था। संगीत डांस चल रहा था। अब दादी अबीर को हल्दी लगा रही थी। तुमने हमें पिछली बार तो कुछ नहीं करवाया, लेकिन इस बार हम अपनी जी भर के अरमान पूरा करेंगे अपने बच्चों की शादी में। दादी शंकर का कान खींच कर उसे कहती है, बदमाश, तुमने मुझे बताया नहीं, मगर भूल मत हम दादी है तेरे। शंकर का कान खींचते हुए देखकर गौरी हंसने लगती है, लेकिन शंकर ने घूरा तो चुप हो गए। लेकिन दादी शंकर का कान और तेज खींचकर बोली, बदमाश, हमारी बहू को डरा रहा है। अरे नहीं दादी, कान छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। हल्दी का फंक्शन खत्म होने के बाद सब फ्रेश हुए और आराम करने लगे क्योंकि कुछ देर बाद मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली थी। मेहंदी में सबने अपने हाथों पर
मेहंदी लगाई हुई थी। दीवानसी ने अपने हाथों में अबीर का नाम लिखवाया था। उसकी मेहंदी भी खूब चढ़ी थी। दादी ने दीवानसी, आयशा, सोना, गौरी और कृतिका इन सभी को दुल्हन मेहंदी लगवाई थी और मेहंदी के बीच में सबका नाम छिपा कर लिखवाया था, जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। गौरी के हाथ पर शंकर का नाम था और कृतिका ने अधीर का नाम लिखवाया था। शादी तक सब इसी होटल में रुकने वाले थे। जब दीवानसी अपनी मेहंदी धो रही थी तभी उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। वो चौंक गई, लेकिन जल्दी ही समझ गई कि ये अभीर ही है। सुबह में होटल की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सुबह से ही पूरा ग्राउंड रोशनी और फूलों की खुशबू से महक रहा था। 6 विशाल मंडप अलग अलग थीम में सजे हुए थे, जैसे किसी सपनों की दुनिया में कदम रख दिया हो। हर मंडप में अलग अलग रंग के फूल, झूमर और सुनहरी रोशनी की सजावट थी। चारों तरफ मेहमानों की चहल पहल, कैमरों की फ्लैश और लाइव म्यूजिक का माहौल था। मुंबई के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में मिहिर बजाज के साथ आज मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन अभीर सिंह ओबरॉय, मोस्ट एलिजिबल बैचलर की शादी होने वाली थी। साथ में उनके फ्रेंड्स और अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन अधीर राजवंशी की। यही आज की ब्रेकिंग न्यूज थी और सारे अखबारों की हेडलाइन भी न्यूज अखबार के फ्रंट पेज पर छपा हुआ था। चारों तरफ मीडिया का शोर था। मीडिया वाले अपनी चील की नजर गिराए दूल्हे और दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। फाइनली उनका इंतजार खत्म हुआ और होटल के सेकेंड फ्लोर से दोनों साइड की सीढ़ियों से दूल्हा दुल्हन नीचे मंडप की तरफ आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से अप्सराएं जमीन पर उतर रही हो। सबकी नजरें उन पर ही टिक गई थी। सारे मीडिया वाले, कैमरे, ड्रोन, सबकी लोकेशन दूल्हे दुल्हनों पर ही था। दूल्हे भी शाही अंदाज से नीचे आ रहे थे, बिल्कुल राजकुमार की तरह। सब मंडप में अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। मिहिर और महक, मिहिर बजाज सफेद शेरवानी और पन्ना गले में एक बड़े डॉक्टर होने की गरिमा के साथ, महक पेस्टल पिंक लहंगे में जैसे नाम की तरह महकती हुई। डॉक्टर साहब, आज हार्ट का ऑपरेशन मत कीजिए, आज दिल मुझे दे दीजिए। मिहिर मुस्कुराते हुए कहता, ये तो पहले से ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ, अब ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। अबीर दीवानसी, अबीर गहरे नीले और सुनहरे काम वाली शेरवानी में जैसे समंदर की गहराई और सूरज की पहली किरण एक साथ कराई हो, हैंडसम और टैचिंग लग रहा था। दीवानसी बोल्ड रेड कलर, सुनहरी मोती और डायमंड जड़ी लहंगे में जैसे सुबह की पहली ओस की बूंद जिसमें चांदनी और धूप दोनों का स्पर्श हो। अबीर दीवानसी से कहता है, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी किताब तो है लेकिन उसमें कोई कहानी नहीं। दीवानसी अबीर की आंखों में देखते हुए मुस्कान के साथ कहती है, और तुम्हारे साथ मेरी हर कहानी का अंत सिर्फ खुशियों में होता है। रुद्र, आयशा गहरे नेवी ब्लू सिल्क शेरवानी जिस पर सुनहरी और सिल्वर जरी का बारीक काम, कंधे पर मैरून बॉर्डर वाली शॉल, आंखों में वो सुकून जो सिर्फ सालों पुराने प्यार में होता है। आयशा डीप वाइन गहरा मैरून वेलवेट लहंगा जिस पर गोल्ड और सिल्वर थ्रेड वर्क, लंबा भारी बॉर्डर वाला दुपट्टा, चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान। रुद्र कहता है, पहली बार तुम्हें दुल्हन बनाया था, लगा था जिंदगी पूरी हो गई है। आयशा कहती है, और मुझे आज फिर लग रहा है जिंदगी नई शुरू हो रही है। रियांस और सोना गोल्डन शेरवानी, हल्की मस्ती भरी मुस्कान के साथ सोना सुनहरी बॉर्डर वाली लाल साड़ियों में बिल्कुल नाम की तरह चमकती हुई। रियांस सोना से कहता है, आज से तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारी कीमत भी लाखों में होगी। सोना मुस्कुराते हुए कहती है, और तुम मेरे लिए अनमोल हो। शंकर और गौरी, शंकर ऑफ व्हाइट शेरवानी में डैशिंग अंदाज, गौरी सिल्वर व्हाइट लहंगे में जैसे चांदनी उतर आई हो। शंकर, गौरी, अब ये नाम सिर्फ रंग का नहीं, हमारी मोहब्बत का भी होगा। गौरी नजरें झुकाते हुए कहती है, और ये रंग हमेशा तुम्हारी बाहों में सजेगा। अधीर राजवंशी रेड गोल्ड शेरवानी में, दूसरी ओर कृतिका लाल और क्रीम लहंगे में नाजुक मुस्कान के साथ मिलते ही दोनों की आंखें भर आती है। अधीर, आज से तुम मेरी सबसे बड़ी जीत हो। कृतिका, कृतिका धीरे से कहती है, और आप मेरा सबसे बड़ा सपना। शादी की शुरुआत हुई, फिर जयमाला का समय आया। जैसे ही सब दूल्हे अपनी अपनी दुल्हन की आंखों में देखे, दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कैमरे ने उस पल को कैद कर लिया। फिर सब दूल्हों ने दुल्हनों को फूलों की माला पहनाई और चारों तरफ तालियों की गूंज उठी। 7 फेरों में हर फेरा उनके जीवन के नए वचन का प्रतीक था, साथ निभाने का, सम्मान देने का, सुख दुख में साथ रहने का। जब अंतिम फेरा पूरा हुआ तो सब दूल्हों ने अपने दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया। दुल्हन की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और सबने अपने दुल्हनों का हाथ थाम लिया। अभी रुद्र और रियांस की शादी भले ही दूसरी बार थी, लेकिन ये पल उनके लिए बहुत खास था। खासकर अभी रियांस और अधीर के लिए। पहले उन सब ने अपने मतलब और मजबूरी में की थी, लेकिन आज आज अपनी खुशी और दिल से की थी। जब शादी के सारे रीति रिवाज पूरे हुए तो सभी दोस्तों एक दूसरे के गले लगे और सब हंस पड़े। वही दुल्हन भी एक साथ सब गले लगी हुई थी। सबने बड़ों का आशीर्वाद लिया, सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरे ग्राउंड में फूलों की वर्षा होने लगी, संगीत बज रहा था
और ये शादी हमेशा के लिए सबकी यादों में बस गई। फ्रेंड्स, अब हम इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं और आपको इस स्टोरी की एंडिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फिर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।